टुडेज टॉपिक इज़ डिफेमेशन डिफेंसेस। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हम लोगों ने डिफेमेशन में पढ़ा था कि डिफेमेशन क्या है, फिर उसके बाद हम लोगों ने इन्यूएंडो पढ़ा। इन्यूएंडो के बाद हमने आज डिफेंसेज इन डिफेमेशन में क्या क्या डिफेंसेज है उसके बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली होता क्या है कि डिफेंडेंट के पास सारे जो लाइबिलिटी जो होते हैं वो डिफेंडेंट के पास होते हैं और बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है यहाँ पे प्लेंटिफ के पास होता है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा ही प्लेंटिफ के पास होता है इस इन केस ऑफ डिफेमेशन, और बर्डन ऑफ प्रूफ अगर प्लेंटिफ के पास है तो प्लेंटिफ को ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसके अगेंस्ट उसको डिफेम किया गया, ये प्लेंटिफ को प्रूव करना पड़ेगा। और डिफेंडेंट कैन अवॉइड द लाइबिलिटी, वो अपने लाइबिलिटी को अवॉइड कर सकता है अपने अलग तरीके से, जैसे भी अवॉइड करे, लेकिन बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो प्लेंटिफ के पास होता है। तो अब डिफेमेशन डिफेंसेस की अगर बात करें तो डिफेमेशन में क्या क्या डिफेंसेज है इसके बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट द डिफेंसेस टू एन एक्शन फॉर डिफेमेशन आर, फर्स्ट वन इज जस्टिफिकेशन ऑफ ट्रूथ, सेकेंड वन इज फेयर कॉमेंट, एंड थर्ड वन इज प्रिविलेज। प्रिविलेज एब्सोल्यूट है और क्वालिफाइड है, दो दिया गया है प्रिविलेज। कभी भी डिफेमेशन होता है तो इन अ सिविल केस की अगर बात करें, सिविल सूट की बात करें, अभी सिविल लॉ पढ़ रहे हैं तो सिविल लॉ ऑफ टॉर्ट्स की बात करें तो लॉ ऑफ टॉर्ट में जो भी डिफेमेशन होता है जो कि डिफेंडेंट से क्लेम किया जाता है, जितनी भी लाइबिलिटी होती है, और प्लेंटिफ के पास बर्डन ऑफ प्रूफ होता है। अपनी लाइबिलिटी को अवॉइड कर सकता है अगर ये जो तीन डिफेंसेस का इस्तेमाल किया तब वो कर सकता है। आगे आते हैं, फर्स्ट जस्टिफिकेशन ऑफ ट्रूथ, जस्टिफिकेशन करके कर सकता है, फेयर कमेंट करके कर सकता है, या फिर प्रिविलेज करके कर सकता है। फेयर में बहुत सारी आती है, बोनाफाइड कमेंट होती है, तो वो आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। डिफेमेशन डिफेंसेस, जस्टिफिकेशन ऑफ ट्रूथ। फर्स्ट पॉइंट है इसका जस्टिफिकेशन ऑफ ट्रूथ। सो इन अ सिविल एक्शन फॉर डिफेमेशन, ट्रूथ ऑफ द डिफेमेटरी मैटर इज कंप्लीट डिफेंस। बेसिकली सिविल एक्शन की अगर बात करें डिफेमेशन में सिविल मैटर की बात करें तो ट्रूथ ऑफ द डिफेमेटरी मैटर्स इज कंप्लीट डिफेंस। जो डिफेमेटरी मैटर्स है उसमें कंप्लीट डिफेंस है ट्रूथ। लेकिन हमने पढ़ा था क्रिमिनल में कहा था हमने सेक्शन 499 आईपीसी का सेक्शन 499 बहुत मैटर करता है, पर अभी यहाँ पे क्रिमिनल में नहीं पढ़ रहे डिफेमेशन, हम अभी सिविल में डिफेमेशन पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ टॉर्ट में पढ़ रहे हैं, तो इसी का डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक लिख रखा है कि अगर ट्रूथ होगा, हम लोग जस्टिफिकेशन ऑफ ट्रूथ की बात कर रहे हैं, जस्टिफिकेशन ऑफ ट्रूथ की जब भी बात करेंगे तो इसमें कहता है ट्रूथ अगर सिविल में अगर ये पता चल जाता है मैटर कंप्लीट डिफेंस माना जाता है। लेकिन अगर क्रिमिनल की बात करें तो क्रिमिनल में ऐसा नहीं होता है। क्रिमिनल में ऐसा होता है पर कहीं ना कहीं इतना आसान नहीं होता, इजी नहीं होता कि आप केवल ट्रूथ को सामने लाकर आप बता देंगे कि ये मैंने प्रूव कर दिया है, हमें डिफेंस, हमें एक्सेप्शन प्रोवाइड कर दो। लेकिन बट अंडर द क्रिमिनल merely proving that the statement was true in no defense, IPC section 499, as I said it earlier. So the first exception to section 499 IPC requires that besides being true, the imputation must be shown to have been made for a public good. ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। इफ यू वांटेड टू fall in exception when criminally you are liable for defamation, then you have to prove that the statement or the imputation means it's like a accusation or insult which is given to any particular person, that is for the made for the public good, वो उसमें थोड़ा ज़्यादा प्रूव करना पड़ता है। तो क्रिमिनल में जब आएंगे तो क्रिमिनल केस का डिस्कस करेंगे बाद में। अभी जस्टिफिकेशन को ट्रूथ सिविल में जाते हैं, ट्रूथ बहुत मैटर करता है, जब ट्रूथ ही डिफेमेशन मैटर करता है कंप्लीट डिफेंस का। बट अंडर सिविल लॉ merely proving that the statement was true in a good defense, So अब केस लॉ से समझते हैं। अलेक्जेंडर वर्सेस नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, इसमें कहा गया देयर वाज अ प्लेंटिफ had been sentenced to a fine £1 or 14 days imprisonment in the alternative for travelling on the train without appropriate ticket. बिना टिकट का वो ट्रेन पे ट्रेवल कर रहा था तो उसे फाइन, उसके ऊपर फाइन लगाया गया, और वो फाइन जो था वो था चाहे तो वो £1 दे
या फिर 14 दिनों के लिए जेल में रहे। ऑल्टरनेटिव है, उस पहले दे दिया, चाहे तो वो 1 पाउंड दे दे पहले या फिर 14 दिनों के लिए जेल में रह ले। तो विदाउट एप्रोप्रिएट टिकट द डिफेंडेंट पब्लिश्ड अ नोटिस stating that the plaintiff had been sentenced to a fine of 1 pound or 3 weeks imprisonment. In the alternative, held the defendant were not liable, the statement being substantially accurate। कहा गया डिफेंडेंट यहाँ पे लाइबल नहीं हुआ क्योंकि डिफेंडेंट ने पब्लिश किया, और पब्लिश किया तो वो कुछ गलत नहीं था, जस्टिफिकेशन था, ट्रूथ था, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत नहीं था, ये बिल्कुल ट्रूथ। आगे आते हैं, आगे एक और केस बताया गया, राधे श्याम तिवारी वर्सेस एकनाथ। इसमें क्या था, सी द केस इज द डिफेंडेंट हु वाज एडिटर, प्रिंटर एंड पब्लिशर of the newspaper published a series of articles against the plaintiff, a block officer, alleging that the plaintiff had issued false certificates, accepted bribe and adopted corrupt and illegal means in various matters. In an action for a defamation, the defendant could not prove that the fact published by him were not। अभी मैंने बताया था कि डिफेंडेंट अपने लाइबिलिटी को अवॉइड कर सकता है प्रूव करके, लेकिन यहाँ पे क्या था, वो एडिटर, प्रिंटर, पब्लिशर था एक न्यूज़पेपर का, लेकिन इसके पास स्पेशल राइट्स होते हैं, प्रिविलेज होते हैं, पर इसने क्या किया कि एक ब्लॉक ऑफिसर था, उसके खिलाफ उसने बहुत कुछ लिख दिया। उसमें लिखा कि इस ब्लॉक ऑफिसर एलिज क्या किया उसे, दैट द प्लेंटिव हैड इशूड फॉल्स सर्टिफिकेट्स, प्लेंटिव इशूड फॉल्स सर्टिफिकेट, एक्सेप्टेड ब्राइब and adopted corrupt and illegal means in various matters। तो इसमें कहा कि नहीं, ये जो बताया गया ये ट्रू नहीं था। मैंने बोला था जस्टिफिकेशन और ट्रूथ की बात करता है, तो ट्रूथ और जस्टिफिकेशन की बात करता है, तो ये दोनों में से किसी चीज को जस्टिफाई नहीं कर पाया। तो यहाँ पे क्या, डिफेंडेंट अपनी लाइबिलिटी को अवॉइड नहीं कर पाया, तो इसके लिए वो लाइबल है, यहाँ पे ये ठहराया गया। अब आते हैं दूसरा पे, सेकेंड डिफेंस इज फेयर कमेंट मीन्स इट्स लाइक अ जस्ट, ओपन माइंडेड, जस्ट होनी चाहिए, ओपन माइंडेड होनी चाहिए, मतलब फेयर बिल्कुल होनी चाहिए एक तरीके से, बोनाफाइड कमेंट होना चाहिए, बोनाफाइड कमेंट होनी चाहिए। वो बात करते आगे फेयर कमेंट की। अगर बात करें, मेकिंग फेयर कमेंट एंड मैटर्स on matters of public interest is a defense to an action for defamation. For this defense, the following essential are required. First, it must be comment that is expression of opinion rather than assertion of fact. Assertion means a confident, it's like a declaration that's made emphatically, especially as a part of argument, means it should be a confidence level should be shown, like it must be a comment that is expression of opinion rather than assertion of fact. Second one is the comment must be fair, means the fair comment should be just, fair and just comment. It should not be like confusing part, or it should not be a malified comment, okay, bona-fide comment. Okay, come to the third one, the matter commented upon must be public interest. Matter which is commented, it is like for a public interest, not for any blah blah matter which is not required. So required matter should be, it's a proper assertion, it's a just and fair comment, for that should be regarding, that's related to the public interest. Okay, come to the next one. Here the comment, means an expression of opinion on a certain facts. It should be distinguished from making a statement of fact. A fair comment is a defense itself, whereas it is a statement of fact that can excuse only justification or privilege proved regarding that. Okay, earlier I have said justification required, like in the comment should be just, open minded, assertion, full of confidence, declaration that's made emphatically, like a fair and bona fide comment, ये होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, आगे आते हैं, whether a statement is a fact or a comment on a certain facts depends on the language used. And earlier I have said that the language used, that in the context, in which context you have used the language, but it should be a bona fide comment. Okay, come to the next one. For example, this is the important example of fair and bona fide comment. So
A says of a book published by Jade, Jade book is a foolish. A says of a book published by Jade, Jade book is foolish. Jade must be a weak man. Jade book is indecent. Jade must be a man of impure mind. Okay. So these are the only comments based on the Jade's book, and A will be protected if he has said that in a good faith. But if A says, I am not surprised that Jade book is foolish and incident, for he is a weak man and libertine, it is not a comment on a Jade's book, but is rather than a statement of a fact, and the defense of a fair comment cannot be pleaded in a such case. Okay, if you are saying anything about comment on a jaded book rather than a statement of a fact, okay, and the defense of a fair comment cannot be pleaded in such a case. Okay, if you are commenting like if you are saying anything against his book, his written things, then that thing is not a part of a fair, that thing is a part of a fair. But if you are using his character, if you are accusing, imputizing his character, accusing, insulting his character, then this is not a fair comment. Okay, one is privilege. Privilege, as we know that what is privilege. Privilege is like a occasion in which a person is free to express his views or publish any statement against anybody. It's like it is said in the defenses in defamation, like the law treats such occasions to be privilege, and defamatory statement made in such occasion it is not actionable. Means in any occasion you have said anything like express your views or put any statement, maybe these views or a statement may be defamatory, maybe it might be a defamatory, but you have given the privilege here, absolute privilege, qualified privilege, the both privilege is given. So what is the absolute privilege and what is the qualified privilege, we will understand in next page. So defamation defenses, so absolute privilege, no action lies for the defamatory statements even though the statement is false or has been made maliciously. There is a defense, no defamation arise. If you have put any question, if you express your views, no question arise. Even you speak maliciously, then also no question arise. Okay, so in such cases the public interest demands that an individual rights to reputation should give way to the freedom of speech. So individual rights to reputation should give a way to freedom of speech. Basically absolute privilege recognized in the following cases. First one is parliamentary proceeding. Parliamentary proceeding, where parliamentary proceeding includes like a state legislature or a parliament. Article 105 clause 2 talks about parliament, either Lok Sabha or Raj Sabha, including Lok Sabha and Raj Sabha, and article 194 clause 2 talks about the state legislature. So whether it is a parliamentary proceeding or whether it is a state communication or whether it is a judicial proceeding, everywhere members of parliament can express their views, publish their statement. It might be maliciously, so it doesn't matter. So if you take example like judicial proceeding, in judicial proceeding also there is defense in case of judicial proceeding, like no action for the libel or slander lies, whether against judges, counsels, witnesses or parties, for words written or spoken in course of any proceedings before any court. Okay, before any court recognized by law, even though the words written or spoken were written or spoken maliciously without any justification. Okay, without any justification, excuses, or any form personal ill will and like anger against the person defamed. So such a privilege also extend to proceeding of
tribunals processing similar attributes. Okay, so there is in judicial processing also same thing. So there is some special rights or a special freedom of speech given to the some privileged people for the betterment of public. So no question rise in that case. So come to the qualified privilege. What is qualified privilege? Qualified privilege क्या होता है इसके बारे में जानेंगे. क्वालिफाइड प्रिविलेज होता क्या है. क्वालिफाइड प्रिविलेज एग्जिस्ट ओनली व्हेन द डिफेंडेंट मेक्स हिज स्टेटमेंट ऑनेस्टली एंड केयरफुली. To satisfy the ingredients of qualified privilege, there must be a statement honestly and carefully. You can understand by example as here given. If a master or principal provides a true and correct information of his servant, if master or principal provides a true and correct information about his servant, this is not a privilege. Like take an example, next example, a magistrate in making a report to his own superior officer, a magistrate making a report to his own superior officer cast an imputation, or imputation means accusation or insult on the character of Jade. Here if the imputation is made in the good faith and for the public good, A is within the exception. A is magistrate and making some reports to his superior officer, like cast, like alleging him or insulting him that his character of Jade here is Jade is not good, or alleging the character of the Jade. Okay, if he is alleging in a good faith or for the public betterment of public or public good, then it will fall under the exception. You can read like qualified privilege, like in a certain cases the defense of qualified privilege is also available. Unlike the defense of absolute privilege, in the case it is necessary that the statement must have been made without malice. For such a defense to be available, it is further necessary that there must be an occasion for making the statement. Okay, like in case of qualified, malice is not basic ingredients which is in absolute privilege. Okay, in a qualified privilege, the malice is not a basic ingredient. The basic ingredient is a statement honesty and carefully. Okay, so thank you for